वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक क्या कुछ रहा, टॉप स्टोरीज हम आपसे शेयर करेंगे। तो कुछ बात कर लेते हैं वजीर आज़म इमरान खान के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त बदल चुकी है। अब हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में डिजिटल पाकिस्तान विजन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। अपने खिताब में वजीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना था कि डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा पेश करने वाली तानिया एदरीस को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने गूगल की मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आने का बड़ा फैसला किया है और बहुत ही अच्छा फैसला किया है। मजीद उन्होंने अपने खिताब में क्या कुछ कहा, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त बदल चुकी है। अब हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में डिजिटल पाकिस्तान विजन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा पेश करने वाली तानिया एदरीस को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने गूगल की मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आने का बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि वही लोग जिंदगी में ऊपर जाते हैं जो बड़े फैसले करते हैं और चैलेंज का सामना करते हैं, जबकि जो लोग चैलेंज का सामना नहीं करते उनकी ऊपर जाने की सलाहियत खत्म हो जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं। इंसान बूढ़ा तब होता है जब चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। तानिया की जबरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो जीरोस भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। रजा, IMF, इनकी रिटायरमेंट को ज़्यादा देर नहीं थी, पेंशन मिल रही थी और IMF की पेंशन वो छोड़ के आ गए। ये मुश्किल फैसले हैं और ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फैसले करके होते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखें, जिसने भी दुनिया में आसान रास्ता लिया है उसकी वो जैसे कहते हैं स्मूथ सेलिंग डाउन ही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, चैलेंजेस ही चले जाते हैं, इंसान तो बूढ़ा ही तब होता है जब चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब गैर मुल्की मालियाती एजेंसियां ये कहती हैं कि पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई है तो इससे हुकूमत को एतमाद मिलता है और उसका अक्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर दिखाई देता है। और अल्लाह का शुक्र है आज कि आज वो स्टेबिलिटी, जो कि हम तो लोग कहेंगे जी आपने तो कहना इमरान खान तो ऑप्टिमिस्ट है, हमेशा समझता है कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाहर की एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आखिर में मूडीज़ की, जब ये कहते हैं कि इकॉनमी स्टेबल होगी तो इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। वजीर आज़म ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान पर उनकी हुकूमत को पहले ही इकदाम उठाने चाहिए थे जो मज़कूरा मसाइल की वजह से ना उठा सके, ताहम अब वो भरपूर तरीके से डिजिटल पाकिस्तान पर जोर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों को उभारेगा। अपनी बात को जारी रखते हुए वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान नौजवान आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और यही आबादी डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे की वजह से पाकिस्तान की ताकत बन सकती है। उनका कहना था कि इस मंसूबे में खवातीन भी अपना हिस्सा डाल सकती हैं, जिन्हें नौकरियां भी मिलेंगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त से मुतालिक वजीर आज़म ने कहा कि मुझे खुशी ये है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर बाएतबार मुल्क बन चुका है। अपनी बात को जारी रखते हुए वजीर आज़म ने कहा कि कहाँ हमारा एक पॉइंट होता था कि पाकिस्तान को पैसे दो और किसी की जंग लड़े, और कहाँ अब पाकिस्तान दुनिया में पीस मेकर बन गया है और दुनिया में जहाँ आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं उन्हें इकट्ठा कर रहा है। वजीर आज़म ने यह भी कहा कि हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। जो हमारी नौजवान आबादी है, यंग पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ये हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है इसी एक ही चीज़ के ऊपर। डिजिटल पाकिस्तान की वजह से, एक चीज़ से, इस एक के ऊपर अगर हम जोर लगा दें तो हमारी यही आबादी एक ताकत बन जाएगी। ख्वातीन इसके अंदर पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, नौकरियां मिल सकती हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ख्वातीन ये देख लें, तानिया को देख लें, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर अब हम इसका पूरा फायदा उठाएं, और इंशाअल्लाह अब से हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। रिपोर्ट
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر صرف حکومت کے بس میں نہیں۔ چیئرمین نیب وفاقی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر صرف حکومت کے بس میں نہیں، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کچھ کہا ہے، دکھاتے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ۔ قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر صرف حکومت کے بس میں نہیں، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ ریاست مدینہ کی تعمیر ناممکنات میں سے نہیں، اس کے لیے ہمیں مل کر ترجیحات بدلنی ہوں گی۔ یہ خوبصورت خواب ہے، انسان کو خواب دیکھنے کا حق ہے، آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اپنے ارمان ہوتے ہیں، لیکن خواب پورے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ان خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر گھر بیٹھے نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو کام اور سچائی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دل لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے۔ ریاست مدینہ یہ وہی خواب ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آپ کو گرد و نواح کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ محنت سے کام کریں، آپ سچائی کے ساتھ کام کریں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ریاست مدینہ آج بھی وجود پذیر ہو سکتی ہے، آج بھی پاکستان ریاست مدینہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی نہیں ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے تو پھر ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسروں کے شیطیر دیکھنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں پر سنگ باری نہیں کر سکتے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ ملک کی دولت لوٹنے والوں کو حساب دینا پڑے گا۔ کرپشن کے 70 سال پرانے مسئلے کو دور کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خود احتسابی کرنا ہوگی۔ ملک 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا مقروض ہو چکا ہے۔ نیب نے کرپشن کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر کے اپنی سمت کا تعین کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ محنت کے خوابوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ نیب کی وفاداری کسی کے ساتھ نہیں، صرف ملک کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کی وفاداری ملک کے ساتھ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہماری عزت اور تشخص صرف اور صرف پاکستان سے وابستہ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب اپنی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم چہرے کو نہیں کیس کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیب انسان دوست ادارہ ہے، عبادت سے آپ کو جنت جبکہ لوگوں کی خدمت سے رب کی ذات ملتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ چیئرمین نیب نے بتایا کہ نیب کے وجود میں آنے سے اب تک 342 کھرب رقم واپس لے لی گئی۔ بزنس کمیونٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سے زیادتی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماں کے سامنے بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے صرف اس لیے مر گیا کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نیب صرف تنہا اس برائی کو جڑ سے اس لیے نہیں اکھیڑ سکتا کہ یہ 70 سالہ پرانا مرض ہے، اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ جب تک ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، اور اس کا آسان ترین علاج وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنی خود احتسابی کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ پہ نظر ڈالیں۔ ہمیں دوسروں کی آنکھ میں شیطیر تلاش کرنے کی بجائے پہلے اپنی آنکھوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، ایسی بات کچھ ایسی خرابی تو نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم خود احتسابی کے اس عمل سے اپنے آپ کو گزار لیں، یہ آج پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے خود احتسابی کو اپنانا ہے، اور تو آپ یقین کریں کہ رفتہ رفتہ اس کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور ضرور خاتمہ ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خود احتسابی کی جانب ہمارا پہلا قدم ضرور بڑھنا چاہیے۔ نیب اس سے آگاہ ہے کہ اگر آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہوں تو آپ دوسروں پر سنگباری نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم
अपने घर को ठीक करें। कुछ बात कर लेते हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। 4 रोजा 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। भारत के नामवर अदीब शमीम हनफी ने कलीदी खुतबा पेश किया। भारत, अमरीका, चीन, जर्मनी और बरतानिया समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों मुमताज शोरा और अदबा कराची पहुंच चुके हैं। एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बल्कि स्टार्ट हो चुकी है। और ये जबरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा है, क्या एक्टिविटीज रही हैं पहले दिन की, इस हवाले से चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। 4 रोज़ा 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। भारत के नामवर अदीब शमीम हनफी ने कलीदी खुतबा पेश किया। भारत, अमरीका, कनाडा, चीन, जर्मनी और बरतानिया समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों मुमताज़ शोरा और उदबा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज़बरदस्त गहमा गहमी देखने में आई। मद्दाह अपने पसंदीदा अदीबों और शायरों के साथ सेल्फियाँ भी बनाते रहे। आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। जनरल सेक्रेटरी एजाज फारूकी और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कराची के शहरियों के लिए ये एजाज की बात है कि वो गुज़िश्ता 11 बरसों से मुसलसल दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहे हैं, जबकि हर साल इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अब यह दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक में ब्रांड बन चुकी है। कॉन्फ्रेंस में अदब, सकाफत, मौसीकी, शायरी, ड्रामा, फिल्म, तालीम, ज़बान, रक्स, मुसव्वरी और सहाफ़त पर गुफ्तगू हो रही है। इस बरस बलोची, पश्तो, सिराइकी, पंजाबी और सिंधी अदब के साथ साथ कश्मीर और खित्ते में अमन की सूरत हाल पर भी इजलास का इजाफा किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे रोशन पहलू ये भी है कि इसके जरिए कराची में इल्मी, अदबी, तहजीबी व सकाफती सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। एक मरतबा फिर कराची रोशनियों का शहर बनता जा रहा है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि यहाँ शायर और अदीब एक दूसरे को करीब ला रहे हैं। हमारे सियासतदानों को भी कुछ सीखना चाहिए। 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ उर्दू ज़ुबान बल्कि पाकिस्तान की बाकी इलाकाई ज़ुबानें हैं, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, इन सब ज़ुबानों के जो अदीब हैं उनको इकट्ठा किया गया है और ये शायर और अदीब हमें एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। तो जो हमारे जो सियासतदान हैं उनको इससे सबक सीखना चाहिए। आर्ट्स काउंसिल के मेंबर अंजुम रिजवी का कहना था कि हर साल हम इसे बेहतर करते हैं और इस बार इलाकाई ज़बानों को भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है। हम यहाँ पर मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए जमा हुए हैं। बहुत अच्छी है, ये 12वां साल है और हर साल ही इसमें इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं। इस मरतबा हमने महज उर्दू तक नहीं रखा है, इस मरतबा हमने मुख्तलिफ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी कवर किया है। पाकिस्तान की जो बड़ी ज़बानें हैं, सिंधी है और पश्तो है, पंजाबी है, उन सब को, सराइकी है, उसको भी कवर किया, उसके भी सेशंस रखें, उनके भी माहिरीन जो हैं वो आ रहे हैं। बात ये कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक हारमनी है, ये भाईचारा है पाकिस्तान में और ये मोहब्बत है, रब्त है। आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की मेंबर उस्मा अल करीम का कहना था कि उर्दू बहुत बड़ी और वसी ज़बान है और हमारी कोशिश है कि अपनी नस्ल को उर्दू ज़बान के करीब लाएं। देखिए, उर्दू के बारे में तो आप बोलना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आज बोलना शुरू करें 2 साल तक बोलते चले जाएं। लोगों ने PhDs किए हैं, इसके ऊपर कॉलम लिखे हैं, मकाले लिखे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी और बहुत वसी ज़बान है। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि एक तो हम जो हमारी मौजूदा नस्ल है उसमें उर्दू का रुझान और ज़्यादा पैदा करें, उनको और उर्दू की जानिब खींच के लाएँ। और इस बार जो हमने 2-3 नई चीज़ें की हैं यहाँ पे, अहमद शाह साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो प्लान था वो यही था कि और मुख्तलिफ ज़बानों को भी साथ में इसमें शामिल करें। तो जिस तरह पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और पाकिस्तान में बहुत सी इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं जिनको हम सब समेट कर चलते हैं, तो इसी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में भी हम उन तमाम ज़बानों को समेट कर चलें। कुछ बात कर लेते हैं गूगल की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। गूगल की दुनिया के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको पता है गूगल की सीनियर एग्जीक्यूटिव तानिया इदरीस अहम ओहदा छोड़कर मुल्क वापस आ गई। गूगल की एक सीनियर पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव तानिया इदरीस पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए अमरीकी कंपनी का अहम ओहदा छोड़कर मुल्क वापस आ गई। तानिया इस वक्त सिंगापुर में वाक़ई गूगल के इलाकाई हेड ऑफिस में अहम पोजीशन पर फाइज थी, लेकिन जो है अपनी पोजीशन से हटकर अब वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल विजन प्रोग्राम की सरबराही करेंगी। मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना था, इस हवाले से आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट।
پاکستانی ایگزیکٹو تانیہ ادریس پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے امریکی کمپنی کا اہم عہدہ چھوڑ کر ملک واپس آ گئیں۔ تانیہ اس وقت سنگاپور میں واقع گوگل کے علاقائی ہیڈ آفس میں اہم پوزیشن پر فائز تھی، لیکن وہ اپنی پرکشش نوکری چھوڑ کر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے ڈیجیٹل ویژن پروگرام کی سربراہی کریں گی۔ تانیہ نے امریکہ کی میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں تانیہ ادریس نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا صرف ایک ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تانیہ کا کہنا تھا کہ جب یہ حکومت آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں پاکستان جا کر کچھ کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اعتماد تھا کہ اس حکومت کو عام پاکستانی کے مستقبل کی پرواہ ہے۔ لاسٹ ایئر پہلی دفعہ جب یہ حکومت آئی تو مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں پاکستان پہ پہلی کیس سٹڈی لکھ سکوں MIT کے پلیٹ فارم سے، وہ میں نے کیا۔ 7 سال پہلے مجھے گوگل میں اپرچونٹی ملی کہ میں پاکستان کا بزنس شروع کر سکوں، اس کے لیے میں امریکہ چھوڑ کے سنگاپور موو ہوئی، گوگل کا بزنس شروع کیا، ہم نے پروڈکٹس یہاں پہ گوگل کے لانچ کیے، اس کے دیکھے دیکھے فیس بک نے اپنا پاکستان کے اوپر فوکس شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ PTI رہنما جہانگیر ترین نے انہیں پاکستان آنے پر رضامند کیا اور وزیر اعظم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر سے ملاقات کروائی، جس سے مجھے واپس پاکستان آنے کا حوصلہ ملا۔ دوسری جانب ٹویٹر پر اپنے بیان میں تانیہ ادریس نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنے ملک کو کچھ لوٹا سکوں۔ تانیہ ادریس کا کہنا ہے کہ سب کی حمایت سے ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کو حقیقت میں تبدیل کر دیں گے۔ 6-7 مہینے میرے ساتھ فالو اپ کر کے مجھے کولڈ کال کیا انہوں نے، میری ان سے جب بات کرنی شروع ہوئی اس سے میری انٹروڈکشن جہانگیر ترین صاحب سے ہوئی، جنہوں نے مجھے میرے آئیڈیاز سنے، مجھے کنونس کیا کہ واپس آؤ پاکستان، مجھے پلیٹ فارم دیا، IT منسٹر سے ملوایا، پریزیڈنٹ صاحب سے ملوایا، ملٹیپل کیبنٹ ممبر جو ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ان سے ملوایا، PM صاحب کے پاس لے کے گئے کہ بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر، جس ٹیکنالوجی جس کے تھرو پاکستان لیپ فراگ ہو سکتا ہے۔ اور PM سے میری پہلی میٹنگ پہ انہوں نے ایک بات مجھے بہت کلیئرلی کی کہ تانیہ پرابلمس کی لسٹ یہاں پہ بہت لمبی ہے، لیکن تم نے پرابلمس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے۔ ان سب کی کانفیڈنس کی وجہ سے جی مجھے کانفیڈنس یہ پیدا ہوا کہ شاید ایز این آؤٹ سائڈر جو ایک سسٹم کا حصہ میں نہیں ہوں، شاید میں واپس آ کے لیپ آف فیتھ لے کے شاید کچھ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ پاکستان دس ویک میں ٹاپ سٹوریز ہم شامل کر رہے ہیں، کیا کچھ رہا ہے مزید بھی خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی اسی جگہ ہے جہاں تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں 126 روز سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ عامہ بند ہے، بھارتی حکومت کسی کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہی، بھارت جو ہے اپنی ظلم اور بربریت سے باز نہیں آ رہا۔ مزید دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، چل کے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی اسی جگہ ہے جہاں تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں 126 روز سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ بند ہیں، بھارتی حکومت کسی کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مسلسل آواز اٹھا رہا ہے۔ OIC نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی اسی جگہ ہے جہاں تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ Over 8 million people in the Indian occupied Jammu and Kashmir remain cut off from the world, with continued concerns being raised about lack of medical supplies and other basic needs. These inhuman and unilateral actions by India are continuing despite widespread international condemnation. The Indian government should immediately restore internet and mobile phone services, release all prisoners, especially civil society members and the abducted young children, remove Public Safety Act and other draconian laws,
and allow the independent media and international human rights observers to visit the region to independently observe the situation of the Kashmiri people. We urge the international community, the United Nations, and other human rights organizations to take notice of the brutal suppression of religious rights and freedoms of the Kashmiri people in utter violation of international laws and conventions. The Indian government cannot suppress the aspirations of the people of Indian occupied Jammu and Kashmir for exercising the right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions. Pakistan continues to internationally highlight the dire situation in the Indian occupied Jammu and Kashmir and the plight of the Kashmiri people in the face of inhuman lockdown since India's illegal and unilateral actions of 5th August. उन्होंने कहा कि मुंबई केस अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इस पर बात नहीं कर सकता। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म महाजरीन पर कॉन्फ्रेंस के लिए जिनेवा जाएंगे। UNHCR और स्विस हुकूमत मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान, अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात बहाली के ऐलान का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 1 और 2 दिसंबर को श्रीलंका का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा ने श्रीलंका की नई क़यादत को मुबारकबाद दी। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम की तंजीम का दोबारा रुकन मुंतखब हुआ। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने 17 गोल्ड मेडल हासिल किए। Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi paid an official visit to Sri Lanka on 1st to 2nd December. The Foreign Minister called on the President, Prime Minister and Foreign Minister and felicitated the new leadership. During the meetings, the Foreign Minister highlighted the importance that Pakistan attaches to its relations with Sri Lanka, which are rooted in history and characterized by friendship and cordiality. Detailed press release was issued. Foreign Minister Qureshi also visited Doha on 3rd December for the second ministerial consultative meeting on Kuala Lumpur summit to be held in Kuala Lumpur 19-21st December. Addressing the meeting, the Foreign Minister highlighted the enormous challenges confronting the Muslim world. He emphasized the need for an integrated and cooperative approach to manage these challenges, ranging from governance, development to climate change, terrorism and rising Islamophobia. Thank you. कुछ बात कर लेते हैं दुआ मंगी अगवा केस के हवाले से भी खबर शामिल करेंगे। गर्दिश करती रही ये खबर कि दुआ मंगी केस का आखिर क्या हल निकलेगा। आपको बताएं मुल्जिमान ने $2.5 लाख तवान मांग लिया है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध का कहना है कि दुआ मंगी के मामले पर पुलिस काम कर रही है। कोशिश है कोई नुकसान ना हो। दुआ मंगी को तमाम तर टेक्नोलॉजी बरोए कार लाकर बाजियाब कराया जाएगा और दुआ मंगी को जो है वो बाजियाब भी करवा लिया गया है। मजीद क्या कुछ रहा टॉप स्टोरीज में हमने ये खबर शामिल की है। अब रिहाई हो गई है दुआ मंगी की और मजीद क्या कुछ रहा, इस हवाले से क्या तफ्तीश होती रही, क्या तहकीकात जारी रही, मजीद इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कराची के इलाके डिफेंस से फायरिंग के बाद अगवा की गई तालिबा दुआ मंगी की रिहाई के लिए मुल्जिमान ने $2.5 लाख तावान मांग लिया। जराये के मुताबिक अगवाकार दुआ मंगी के अहले खाना से इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप पर राब्ता कर रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान व्हाट्सएप पर 3 मरतबा कॉल कर चुके हैं। जराये के मुताबिक अगवाकारों की जानिब से आखिरी राब्ता बुध की दोपहर 2:20 पर किया गया था और वो दुआ मंगी की रिहाई के लिए $2.5 लाख की अदायगी के मुतालबे पर बज़िद थे। जराये के मुताबिक सिंध पुलिस के मुख्तलिफ शोबों के साथ साथ मुल्की हसास इदारे भी मुल्जिमान के सुराख में लग गए हैं। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध का कहना है कि दुआ मंगी के मामले पर पुलिस काम कर रही है। कोशिश है कोई नुकसान न हो। दुआ मंगी को तमाम टेक्नोलॉजी बरोए कार लाकर बाजियाब करवाया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि टड्डी दल का खात्मा विफाकी इदारे प्लांट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। विफाक के पास स्प्रे करने वाले 3 जहाजों में से 2 खराब है। हमने टड्डी दल के हमले पर विफाकी वजीर से बात की मगर विफाकी वजीर ने बताया कि पेस्टिसाइड तेल की रकम नहीं है। उन्होंने बताया कि कराची सेफ सिटी का मंसूबा अल्तवा का शिकार है, जबकि तमाम मरात मिलाएं तो सिंध पुलिस की तनख्वाह दीगर सूबों से ज्यादा है।
रिपोर्ट आपने मुलाजा की, तफ्तीश कहां तक पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई रही और किस तरह दुआ मंगी को बाजियाब कराया गया। मजीद भी खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने PTV और पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। दौरान समाअत जज राजा जवाद अब्बास हसन ने रिमार्क्स दिए कि कई मुल्जिमान ने इमरान खान से पहले बरीयत की दरख्वास्तें दी हैं। मुमकिन नहीं कि दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों को छोड़कर इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। मजीद क्या कुछ कहा उन्होंने, चल के देखेंगे इस हवाले से ये रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में PTV पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। दौरान समाअत जज राजा जवाद अब्बास हसन ने रिमार्क्स दिए कि कई मुल्जिमान ने इमरान खान से पहले बरीयत की दरख्वास्तें दी हैं। मुमकिन नहीं कि दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों को छोड़कर इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। बाबर अवान के जवाब में अदालत का कहना था कि बरीयत की तमाम दरख्वास्तों पर इकट्ठा फैसला देंगे। अदालत ने दरख्वास्तों पर हतमी दलाल तलब करने का हुक्म देते हुए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर चुके हैं और अब इत्तलात हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए वजीर आजम इमरान खान ने भी 3 नाम तजवीज़ किए हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नामों की मंजूरी दे दी है। कबल अज़ीं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी के लिए वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शरीन मजारी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, ताहम फ़रीक़ैन के नामों पर इत्तेफाक न कर सके थे। अपोजिशन का मुतालबा है कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी का फैसला एक साथ करे और इस हवाले से अपोजिशन ने अदालत में दरख्वास्त भी दायर करा दी है। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। दुनिया को बड़े मसाइल से किसी एक मुल्क का तनहा निपटना मुमकिन नहीं है। दोहा में दूसरे कोलालमपुर समिट वजारती इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल से निपटने के लिए इज्तिमाई और मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मजीद चल के देखते हैं इस हवाले से रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया को दरपेश बड़े मसाइल से किसी एक मुल्क का तनहा निपटना मुमकिन नहीं। दोहा में दूसरे कोलालमपुर समिट वजारती इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल से निपटने के लिए इज्तिमाई और मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि KL समिट में शामिल ममालिक के पाकिस्तान से गहरे सकाफती और मजहबी रवाबित हैं। हम उन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल से निपटने के लिए तमाम ममालिक मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दें। उनका कहना था कि अपनी सलाहियतों को इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली के लिए बरोए कार लाया जाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान दिस वीक में मजीद भी टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।